everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Today in this video, I shall be discussing some important MCQs for upcoming AIMS OTA examination. I hope these MCQs are going to help you, and these MCQs will clear a lot of your confusions and will make your concepts clear. Okay, so let's start our today's first question. The first question on your screen is the minimum distance a non-sterile person should remain from a sterile field is. यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक नॉन स्ट्राइल पर्सन ओटी में होता है उसको स्ट्राइल एरिया से मिनिमम डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए, उसको कितनी डिस्टेंस रखनी चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 इंच, ऑप्शन बी 1 फीट, ऑप्शन सी 2 फीट एंड ऑप्शन डी है 3 फीट। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 12 इंच विच इज 1 फीट। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी 1 फीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ प्रैक्टिस। यानी जो भी ये नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से हमने देखना है जो ओटी में एज सेफ प्रैक्टिस नहीं कंसिडर किया जाता। डिस्कार्ड ओपनर स्ट्राइल बोटल्स, ये करेक्ट है कि जो भी हम ओपनर स्ट्राइल बोटल्स होते हैं आफ्टर यूसेज हम इनको डिस्कार्ड करते हैं। स्ट्राइल पर्सन्स ड्रेप फर्स्ट टुवर्ड्स देमसेल्व्स देन अवे, यानी जो स्ट्राइल पर्सनल्स होते हैं वाइल ड्रेपिंग फर्स्टली उनको अपनी ओर से ड्रेप करना चाहिए देन पेशेंट की ओर से, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी। तो थर्ड ऑप्शन इज स्ट्राइल पर्सन्स फेस स्ट्राइल एरियाज, ये भी करेक्ट है। मोस्टली स्ट्राइल एरिया में स्ट्राइल पर्सन ही होते हैं। स्ट्राइल टेबल्स में बी कवर्ड फॉर लेटर यूज, इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि जो ओटी टेबल आफ्टर स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन हम कवर करेंगे तो चांसेस होते हैं कवर करने के टाइम पे या कवर रिमूव करने के टाइम पे वहाँ पे फिर से प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन या कंटेमिनेशन हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्सेप्टेबल प्लास्टिक दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन रैपर। यानी आपसे जो पूछा जा रहा है जो स्टीम स्टरलाइजेशन जो हम जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं यूजुअली ऑटोक्लेव में होती है, इनमें से कौन सा रैपर हम स्टीम स्टरलाइजेशन में यूज नहीं करते। ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज पॉलीप्रोपाइलिन। तो पॉलीप्रोपाइलिन हम यूज करते हैं मॉइस्चराइजेशन में रैपर, एज रैपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज अनदर नेम फॉर द स्पाइन पोजीशन इज, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पाइन पोजीशन जो हम यूजुअली जनरल सर्जरीज में ज़्यादातर देते हैं और यूजुअली इंडक्शन के टाइम पे भी हम देते हैं यानी इंट्यूबेशन के टाइम पे, तो उसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम स्पाइन पोजीशन का है डॉर्सल रिकम्बिनेंट, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज अनदर नेम फॉर जैक नाइफ पोजीशन इज। तो जो जैक एंड नाइफ पोजीशन हमारे पास होती है तो उसका अनदर ऑप्शनल नेम क्या होता है। तो इसको हम क्रेस्के पोजीशन भी कहते हैं या हम इसको नीचेस पोजीशन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज क्रेस्के पोजीशन। बेसिक से एमसीक्यूज है सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। इससे क्या होगा कि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे जो कॉम्पैक्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आगे क्वेश्चंस है वो आपके लेवल से ऊपर ही हो ताकि आप आगे जो भी क्वेश्चंस आए उनको आंसर करेक्टली कर पाए।
देख लेते हैं when transferring an unconscious or immobile patient from stretcher to OR table ideally how many people are required यानी एक पेशेंट जो अनकॉन्शियस भी है और स्टेबल भी नहीं है उसको स्ट्रेचर से ओटी टेबल में ट्रांसफर करने के लिए कितने बंदों की ज़रूरत पड़ती है इसका आंसर जो है वो है 4 to 6 एक नॉर्मल पेशेंट को हम 2 पर्सन से यूज़ कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा अगर अनकॉन्शियस है तो 4 पर्सन भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन एक इमोबाइल पेशेंट को यूजुअली 4 to 6 पर्सनल शिफ्ट करते हैं स्ट्रेचर से ओटी टेबल पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर ऑफ ए ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 130/80 mmHg यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि अगर एक पेशेंट की का ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg है उसका पल्स प्रेशर कितना होता है पल्स प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में होता है ठीक तो अगर सिस्टोलिक यहाँ पे देख लेंगे तो सिस्टोलिक 130 एंड डायस्टोलिक 80 mmHg है तो 130 माइनस 80 जब हम करते हैं तो उसका अप्रोक्स होता है 50 mmHg तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 50 mmHg नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा To what pressure an endotracheal tube must be inflated to produce an adequate seal between cuff and the wall of trachea यानी आपसे जो पूछा जा रहा है कि जो हम ईटी ट्यूब यानी कफड ईटी ट्यूब एक एडल्ट में डालते हैं फॉर वेंटिलेशन के लिए उस पे हमें कितने mmHg प्रेशर होना चाहिए सो दैट कि जो सील है प्रॉपर हो मीन्स की जो एस्पिरेशन है वो ना आ जाए ट्रैकिया यानी लंग्स की ओर तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट जो होता है दैट इज 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या 18 to 20 mmHg तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज 18 mmHg नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज इन ए थायरॉयडेक्टोमी ए लूप रिट्रैक्टर रिट्रैक्ट्स द यानी आपसे जो पूछा जा रहा है थायरॉयडेक्टोमी जहाँ पे हम रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड करते हैं उसमें से जो लूप रिट्रैक्टर है उससे हम क्या रिट्रैक्ट करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज स्टर्नोक्लेटोमेस्टॉइड मसल तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा विच मेथड शुड बी यूज्ड टू ओपन द एयरवे इन केस ऑफ सस्पेक्टेड सी स्पाइन इंजरी यानी आपसे जो पूछा जा रहा है एक सी स्पाइन यानी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी पेशेंट को हम एयरवे कैसे पेटेंट कर सकते हैं ठीक है तो उन केसेस में क्या होता है अगर हम हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो वर्स होते हैं मीन्स के जो चांसेस ऑफ स्पाइन इंजरी है वो मोर होते हैं तो उन केसेस में हम क्या करते हैं jaw thrust करते हैं as compared to head tilt and chin lift तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज jaw thrust नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉफिंग गैस एक इजी सा क्वेश्चन है मोस्टली ऑफ सारों को ये पता होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस सिलेंडर नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैस सिलेंडर होता है उसका कलर यानी कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर होता है लिक्विड फॉर्म में और ब्लू कलर सिलेंडर होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है विच इज एन इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर दैट प्लेसेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर्स यानी इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज है बेड सोर्स या डिस्बिटस अल्सर होने के फ्रिक्शन यूजुअली एक्सटर्नल कॉज है शेयरिंग भी एक्सटर्नल कॉज है प्रेशर भी है एक्सटर्नली तो यहाँ पे जो इंटरनल कॉज है दैट इज इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन तो इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन मीन्स कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है अल्सरेशन हो रही है तो एक इंटरनल कॉज हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर बैक्टीरिया ठीक है यहाँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो दिए गए ऑर्गन्स है या कुछ भी है इनमें से आपने पहचानना है कि कहाँ से बैक्टीरिया की एंट्री बहुत डिफिकल्ट होती है इवन बैक्टीरिया की एंट्री नहीं होती
इंटैक्ट स्किन, आईज, माउथ एंड नोज। नोज से भी एंट्री बैक्टीरिया हो सकती है, माउथ से भी हो सकती है, आईज से भी हो सकती है, बट जो इंटैक्ट जो एक नॉर्मल स्किन होती है वहाँ से बैक्टीरिया इन्वर्जन की चांसेस बहुत कम होते हैं। बट स्किन जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी इंजरी होगी या कट डैमेज होगा तो वहाँ पे चांसेस होते हैं बैक्टीरिया इन्वेड करे। तो इसका राइट आंसर जो है इंटैक्ट स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बैग्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू डिस्पोज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जिसको हम इन्फेक्शियस वेस्ट भी कहते हैं, इसको डिस्कार्ड हम किस में करते हैं? ये इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है दैट इज येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, द टाइप ऑफ ड्रेन प्रोवाइडिंग ड्रेनेज ऑफ कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस इज, यानी कोलोरेक्टल मीन्स जो कोलन हमारा है जहाँ पे कोई भी किसी भी कारण से या ट्यूमर्स होते हैं या कोई अदर डिजीज के कारण जहाँ पे हमने कोलन का कोई पोर्शन कट करना पड़ता है, और फिर कोलन और रेक्टम की एनास्टोमोसिस हम कौन सी ड्रेन से करते हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है इसमें। तो वहाँ पे ऑप्शन जो है सिलास्टिक ड्रेन, ट्यूब ड्रेन जो हम उसमें यूज करते हैं कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ कंप्रेशंस पर मिनट व्हाइल प्रोवाइडिंग चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर। जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में हम सीपीआर देते हैं, तो चेस्ट कंप्रेशंस की रेट हमें पर मिनट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली जो नॉर्मल रेट होनी चाहिए दैट मस्ट बी 100 to 120 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर जो है 120 पर मिनट। So I think this is enough for today. Hope these all MCQs will clear most of your doubts. See you in next video. Till that, Allah Hafiz. Bye.